everyone, my name is Ketan Saravgi and I welcome you all over the online platform of Civil Panta. Friends, हमारी इस सीरीज में हमने एमपीपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के यूनिट नंबर 9 की कई सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। इन वीडियोस में हमने कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। ये टॉपिक्स आपके एमपीपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 2। कई सारी चीजें हमने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक जो है वो हमने देख ली हैं ऑलरेडी। आज हम कई सारी बातें करेंगे पार्ट 2 में। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या है, देखते हैं। आज हम देखेंगे सिग्नल्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्हाट इज सिग्नल से। यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि आखिर सिग्नल क्या है। तो ध्यान से देखेंगे। सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल करंट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है या फिर यूं कहें इलेक्ट्रिकल करंट है जो कि जनरेट होता है किसी भी तरह के डिस्टरबेंस से। कोई भी यदि कोई डिस्टरबेंस हो रहा है या यूं कहें कि कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा है ना, सही शब्द यदि मैं आपसे बात करूं तो वो होगा चेंज। किसी भी तरह के चेंज के कारण यदि कोई एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट हो रहा है तो एक जनरेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। और ये जो वेव्स होती हैं या इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है, जो इंपल्स जनरेट होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सिग्नल के नाम से जानते हैं। तो किसी भी तरह के फिजिकल चेंज में हुए चेंज के कारण जनरेट हुए जो इंपल्सेस होती हैं उनको ही अपन क्या कहते हैं, सिग्नल्स कहते हैं। यदि मैं आपसे सिग्नल्स की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन दोनों ही पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, यूज होते हैं। ठीक है। यदि मैं आपसे टाइप्स ऑफ सिग्नल की बात करता हूं तो ये मुख्यतः दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। पहला होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। जब मैं आपसे डिजिटल सिग्नल की बात करूं तो डिजिटल सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। और यदि मैं आपसे डिजिटल सिग्नल की बात करूं तो डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है। हम प्रॉपर डेफिनेशन और डिफरेंस की तरफ यदि आगे बढ़े तो डिफरेंस क्या कहता है इसमें देखते हैं। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, whereas the digital signals are discreted। ये डिस्क्रीटेड होते हैं या यूं कहें कि डिसकंटिन्यूअस होते हैं, रेगुलर नहीं होते। इसके बाद एनालॉग सिग्नल्स की बात करता हूं तो ये साइन वेव्स के द्वारा डिनोट किए जाते हैं, जैसे कि हमने हमारे लास्ट स्लाइड में देखा कि कुछ इस तरह से। इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, डिजिटल सिग्नल्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम स्क्वायर वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके के रिप्रेजेंटेशन के कारण, क्योंकि यहां पर हम 0 और 1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, 0 और 1, 0 और 1, और इसलिए ये क्या हो जाते हैं, डिस्क्रीटेड हो जाते हैं, डिसकंटिन्यूअस कहलाते हैं। और ये क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, हर पर्टिकुलर पॉइंट पर इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। इस पॉइंट पर भी कोई वैल्यू होगी, इस पॉइंट पर भी कोई वैल्यू होगी और इस पॉइंट पर भी कोई ना कोई वैल्यू होगी 100%। तो दैट्स वाई ये कहलाते हैं कंटिन्यूअस और ये जो होते हैं वो डिस्क्रीटेड हो जाते हैं। यदि मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो टेम्परेचर सेंसर, एफएम रेडियो सिग्नल्स, प्रोटोसेल्स, फोटोसेल्स, इनकी बात यदि करते हैं तो ये सब जनरेट करते हैं एनालॉग सिग्नल्स। और जब मैं आपसे डिजिटल सिग्नल्स की बात करता हूं तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे कि कंप्यूटर्स वगैरह, इन सभी में जो यूटिलाइज किए जाने वाले सिग्नल है, जो प्रोसेसिंग के लिए सिग्नल्स यूज किए जाते हैं, वो डिजिटल सिग्नल्स यूज किए जाते हैं। जब मैं आपसे बात करता हूं एनालॉग सिग्नल्स को, तो एनालॉग सिग्नल्स की बैंडविड्थ लो होती है। बैंडविड्थ क्या होता है इसको हम प्रॉपर तरीके से हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। जब हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल्स की तो डिजिटल सिग्नल्स की, तो डिजिटल सिग्नल्स की जो बैंडविड्थ होती है वो कहीं ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एनालॉग सिग्नल्स। जब हम बात करते हैं ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशंस की, ट्रांसफर करने के लिए ऑडियोज और वीडियोस को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एनालॉग सिग्नल्स को। वेयरएज फॉर कंप्यूटिंग, जब भी हम कैलकुलेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स, है ना, तो ऐसे समय पर हम यूटिलाइज करते हैं हमारे डिजिटल सिग्नल्स को। जब एनालॉग सिग्नल की बात आती है तो इनकी प्रोसेसिंग जो होती है वो रियल टाइम में पॉसिबल है। वो असल में रियल टाइम में इसको पॉसिबल किया जा सकता है। किसकी प्रोसेसिंग? हमारे एनालॉग सिग्नल्स की प्रोसेसिंग। वेयरएज डिजिटल सिग्नल की जो प्रोसेसिंग होती है वो वर्चुअल टाइम में की जाती है, वो वर्चुअली होती है, उनको रियल टाइम में नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हमने देखा था स्पीडोमीटर, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो हमारे व्हील के आरपीएम को काउंट करता है। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। इस आरपीएम के जरिए वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाता है और फिर आपको निडल के जरिए सुई डिफ्लेक्ट करते हुए, वो निडल डिफ्लेक्ट करते हुए आपको बताता है कि ये आपका रिजल्ट है। इसका मतलब एट द सेम टाइम इनपुट भी हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है।
मतलब कि रियल टाइम प्रोसेसिंग हो सकती है एनालॉग सिग्नल्स की। वेयर एज जब अब मैं बात करता हूं डिजिटल सिग्नल्स की, तो डिजिटल सिग्नल में पहले इनपुट देना होता है, वो ट्रांसफर होता है, किस रूप में कन्वर्ट होता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद उस पर होती है प्रोसेसिंग, और फिर वो आपको आउटपुट के जरिए दिखाई देता है। तो इस तरीके से वर्चुअल प्रोसेसिंग हो सकती है सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स की, और एनालॉग सिग्नल्स की जो है वो रियल टाइम प्रोसेसिंग हो सकती है, वो पॉसिबल होती है। क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़। जब मैं आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करता हूं तो ध्यान से देखें, यहां पर दो टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि आखिर वेव्स क्या होती है। जब भी मैं आपसे बात करता हूं वेव्स, तो वेव्स क्या है? वेव्स इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का टाइप है जो कि आगे की तरफ प्रोपोगेट करता है, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आगे की तरफ प्रोपोगेट करते हैं, फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं। और ये जो एनर्जी होती है ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक होती है मैकेनिकल और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यदि मैं आपसे मैकेनिकल की बात करूं तो ऐसी वेव्स जिनको प्रोपोगेट होने के लिए, जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की आवश्यकता जरूरी होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है, मतलब मीडियम रिक्वायर होता है, चाहे वो एयर हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, कुल मिलाकर के इनको माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए या जिनको प्रोजेक्ट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी तरीके का कोई माध्यम की आवश्यकता, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात यदि करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक हिस्सा जो उसका बनाता है वो बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वेयर जो दूसरा हिस्सा बना रहा होता है वो बनाती हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एक राइट एंगल बना रही होती हैं, ठीक। और इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो राइट एंगल पर मौजूद होते हुए आगे की तरफ प्रोपोगेट करते हैं। क्या बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम आगे देखें तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं। जब मैं आपसे बात करता हूं वेव्स की, तो ये वेव्स के कुछ पर्टिकुलर आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम चेक करेंगे। यदि मैं आपसे वेव की बात करता हूं, वेवलेंथ की बात करता हूं, तो वेवलेंथ किसी भी वेव के क्रस्ट से एडजेसेंट क्रस्ट का, मतलब दो एडजेसेंट क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। इसको हमने फिजिक्स वाले पोर्शन में ज्यादा अच्छे से पढ़ा है, उसको वहां से आप देख सकते हैं। यदि मैं आपसे बात करता हूं एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। जो भी नॉर्मल कंडीशन है, जो आपकी रेस्ट पोजीशन वाली कंडीशन थी, उससे जो मैक्सिमम डेविएशन उस पार्टिकल का देखने को मिल रहा है, उस वेव पार्टिकल का देखने को मिल रहा है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। उसी को हम एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। एक और चीज है दैट इज फ्रीक्वेंसी। यदि मैं आपसे फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन यूनिट टाइम। किसी भी एक निश्चित निर्धारित किए गए समय अंतराल में कितनी बार वो ऑसिलेट कर रहा है, कितनी बार वो सर्कल को कंप्लीट कर रहा है, ये सी क्या कहलाती है? उसकी आवृत्ति या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज किसी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। आगे बढ़ते हैं। यदि मैं आपसे स्पेक्ट्रम की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम काफी बड़ा रेंज होती है। इट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, काफी सारी फ्रीक्वेंसीज की रेंज होती है, और इस रेंज में होने वाली अलग अलग जो वेव्स हैं, अलग अलग तरह की जो वेव्स हैं, वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूटिलाइज की जाती हैं। हमें जो देखना है उसमें मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ध्यान से। जब मैं आपसे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में यदि एक रिलेशन की बात करूं तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखेंगे, जब हम भी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो ये गामा, एक्स, यू, विजुअल रेंज यूवी, और विजुअल रेंज के बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, और लास्ट में आती है रेडियो वेव। हम यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इनकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से गामा रेस की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं तो ऐसे समय पर वो बढ़ती चली जाती है। यदि मैं आपसे वेवलेंथ की बात करूं तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, मतलब यदि हम रेडियो वेव से गामा रेस की तरफ आए तो इसकी वेवलेंथ धीरे 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 घटती चली जाती है। इसका मतलब साफ है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। अब इसका क्या फायदा है, हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान से समझें। इसको याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जिस वेव की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ज्यादा होगी। वेयर एज
जिनकी वेवलेंथ ज्यादा, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती हैं। जैसे कि यदि मैं आपसे बात करूं गामा रेज, एक्स रेज या अल्ट्रावायलेट रेज, इनकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है। इनकी पेनिट्रेशन पावर से मेरा मतलब क्या है, हिंदी में हम इसे कहते हैं भेदन क्षमता। भेदन क्षमता क्या होती है, किसी भी एक सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए दूसरी तरफ से आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाना, ये उसकी पावर होती है, क्षमता होती है कि वो आगे की तरफ बढ़ सकती है, मतलब आर पार जा सकती है। तो यही कहलाती है पेनिट्रेशन पावर। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा वेव की स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी हमारी वेव की। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, मैं यदि आपसे बात करूं कि इनका यूटिलाइज क्या होता है, तो गामा रेस का जो यूटिलाइज किया जाता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। इनका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों एग्जामिनेशन के लिए हम गामा रेस का यूटिलाइज करते हैं। आपने कई बार मेडिकल फील्ड में देखा होगा कि एक्सरेज का इस्तेमाल जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो मोस्टली जो बोन्स वगैरह होती है, उनकी इमेजिंग के लिए किया जाता है। अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेज होती है, इनका इस्तेमाल हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पर करते हैं। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करता हूं लाइट, तो यहां तो अपन ने काफी सारी ऑप्टिक्स वाले हिस्से में हम पढ़ेंगे ही इन फिजिक्स में। यदि आपसे मैं बात करता हूं इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड का इस्तेमाल जैसे कि टीवी के जो रिमोट्स वगैरह होते हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो रहा होता है बिटवीन द टू डिवाइसेस, तो ऐसे समय पर हम इंफ्रारेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट कई सारे मोबाइल फोन्स में आपने इंफ्रारेड के जरिए डेटा ट्रांसफर का भी ऑप्शन देखा होगा। यदि मैं आपसे बात करता हूं माइक्रोवेव्स, तो माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल कई बार आज की डेट में हम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सेलफोन्स या जो आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क्स होते हैं उनमें इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे वाईफाई वगैरह या हॉटस्पॉट्स वगैरह, इनमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्रोवेव का, परंतु अभी भी स्टिल इट इज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज। जब हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स का मुख्यतः इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, तो जब भी अपन संचार स्थापित करते हैं तो हम कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एफएम में यूज होने वाली वेव्स कौन सी है, तो रेडियो वेव्स है। यदि अभी आपसे जनरली पूछा जाए कि वाईफाई में कौन सी इस्तेमाल होती है, तो रेडियो इस्तेमाल होती है। यदि अभी मैं आपसे बात करूं टेलीकम्युनिकेशन के लिए या ब्रॉडकास्ट वगैरह के लिए हम कौन सी वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। रडार में कौन सी यूज करते हो, तो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बड़े ध्यान से आपको इनको देखना पड़ेगा कि हम कई सारी जगहों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किस तरह के सिग्नल्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है, मीडियम के लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। जब मैं आपसे बात करता हूं बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डेटा विच कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। एक यूनिट, एक निश्चित समय अंतराल में, एक यूनिट, एक निश्चित समय की इकाई के अंतर्गत जितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है किसी भी नेटवर्क के द्वारा, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। मतलब जैसा कि आपने नॉर्मल तौर पर नॉर्मल भाषा यूज करते वक्त भी आपने बात की होगी कि मेरे इंटरनेट की स्पीड इतनी एमबीपीएस है, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक 100 एमबीपीएस के आसपास है। इसका मतलब एक सेकंड में 100 एमबी का डेटा एक जगह से ट्रांसफर होकर के दूसरी जगह तक जा सकता है। मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक 100 एमबी का जो डेटा है वो एक सेकंड में ट्रांसफर हो सकता है। तो यही उसकी क्या कहलाती है, बैंडविड्थ कहलाती है। इसको ही हम कहते हैं बैंडविड्थ। तो बड़े ध्यान से देखेंगे। देखें, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आज की डेट में एमपीपीएससी भी स्टेटमेंट असर्शन या यूं कहें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको डेफिनेशन, प्रॉपर सटीक डेफिनेशन की भी आपको ऑप्शंस देता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि बैंडविड्थ क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं कम्युनिकेशन चैनल। ध्यान से देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, चैनल ध्यान से देखेंगे। यदि मैं आपसे कम्युनिकेशन चैनल की बात करता हूं तो इट इज अ पाथवे अलोंग विच इंफॉर्मेशन इज सेंट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। जब भी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच जिस पाथ को एक्वायर किया जाएगा फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, दैट पाथ विल बी टर्म्ड एज चैनल। उसको ही हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। ये हर एक व्यक्ति विशेष, जो भी, चाहे वो सर्वर हो या यूजर हो, दोनों के पास ही उन दोनों का क्या होना चाहिए, उस अपने अपने हिस्सों का। यदि ये एक यूजर 1 है और ये यूजर 2 है, या यूं कहें कि ये सर्वर है और ये यूजर है, यदि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है तो एक पोर्ट इसके पास होगा और एक पोर्ट इसके पास होगा और ये कहलाएगा चैनल। इसको हम बोलेंगे चैनल।
तो बड़े ध्यान से समझेंगे चैनल क्या है। चैनल एक जब जो कॉमन पाथ है जो एक्वायर किया जा रहा है फॉर द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, चैनल कहते हैं। जब मैं आगे की बात करता हूं, चैनल मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। यदि वायर्ड चैनल है तो ध्यान से समझेंगे हम मुख्यतः इस्तेमाल करते हैं कॉपर केबल्स का। यदि वो वायर्ड चैनल है तो हम इस्तेमाल किसका करते हैं, कॉपर केबल। इस तरह की केबल आपने देखी होगी। यदि हम ऑप्टिक्स फेनोमेना पर जाएं तो ऑप्टिक्स का फेनोमेना दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR का इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। और यदि मान के चलें आपका जो मीडियम है, जो चैनल है वो अनगाइडेड है, ध्यान से देखें मैं यहां पर हमने 2 बातें करी, 2 तरह के मीडियम है। यदि गाइडेड मीडियम है तो ऐसे समय पर हमने देखा कि कॉपर केबल और ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है। और यदि वो मीडियम क्या है, अनगाइडेड है, तो ऐसे समय में जिसमें दिशा का कोई निर्धारण नहीं है कि किस दिशा में प्रोपोगेट होना है, तो ऐसे समय पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान से देखें, ये भी 3 तरह के हैं। यदि मैं आपसे ग्राउंड टू ग्राउंड, यदि इनका एल्टीट्यूड अर्थ सरफेस से ज्यादा नहीं है तो ऐसे समय पर हम इसे ग्राउंड वेव कहते हैं। यदि इसका जो एल्टीट्यूड है वो मॉडरेट है, मतलब एक लिमिटेड एरिया तक है, जैसे कि जब भी हमारे जो प्लेन वगैरह होते हैं, जब वो हमारे जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटीज के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो वो उनमें भी कोई गाइडेड मीडियम तो है नहीं, तो ऐसे समय पर वो एटमॉस्फेरिक वेव्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो रिफ्लेक्टेड और तीसरा टाइप है वो क्या है, वो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक होकर के नीचे की तरफ आती है। अभी हमने बात की थी कि हम माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल ना करके हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ऐसा क्यों होता है, बड़े ध्यान से समझेंगे। जब मैं आपसे माइक्रोवेव्स की बात करता हूं तो माइक्रोवेव्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो चार्ज पार्टिकल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, वेयर एज जो आपकी ये रेडियो वेव्स होती हैं वो चार्ज पार्टिकल से असर उस पर नहीं पड़ता। तो ऐसे समय पर इसलिए हम मुख्यतः रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन। जब मैं बात करता हूं ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट की, तो क्या है, ध्यान से देखें, जितने भी तरह के डिसऑर्डर या कम्युनिकेशन के बीच में जो गड़बड़ियां होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट। ये एक नया टर्म है, अभी करंट में काफी ज्यादा था इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया। मे बी पॉसिबल कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं, अ ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट इज एनी फैक्टर दैट हिंडर्स द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा इन बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। तो उसको जब भी किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस यदि होगा तो हम उसको शब्द क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट। ये मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, एट्यूनेशन, नॉइस और डिस्टॉर्शन। ध्यान से देखें, एट्यूनेशन, नॉइस और डिस्टॉर्शन, एक एक करके इनको समझते हैं, बस छोटे छोटे तरीके से, काफी जल्दी से हम समझेंगे। एट्यूनेशन क्या है, यदि सिग्नल अपनी पावर लॉस करता है, यदि उसकी स्ट्रेंथ धीरे 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 वीक होने लगती है ड्यू टू ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने से, मल्टीपल लेयर से होते हुए गुजरने के कारण उसकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होने लग जाए, तो इन केस हम क्या कहते हैं, एट्यूनेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एट्यूनेशन। नॉइस, यदि किसी तरह के कोई डिस्टर्बिंग सिग्नल्स उसके साथ बार बार इंटरेक्ट करे और ऐसे समय पर जो हमारा प्योर सिग्नल है वो कंटेमिनेट हो जाए, तो ऐसे समय पर हम उसको बोलते हैं नॉइस। उसको क्या कहते हैं, नॉइस। जब हम बात करते हैं डिस्टॉर्शन, तो ध्यान से देखेंगे, डिस्टॉर्शन यदि उसके वेव फॉर्म में यदि कोई चेंज हो जाए, मतलब जो रेगुलरिटी है वेव्स की वो यदि डिस्टर्ब हो जाए, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ जाए, यदि उसकी वेवलेंथ में बदलाव आ जाए, इस तरह का कोई यदि चेंजेस आ जाते हैं, उसके बेसिक फेनोमेनाज में यदि बेसिक प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं, तो ऐसे समय पर हम शब्द इस्तेमाल करते हैं डिस्टॉर्शन। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, यदि मैं से आपसे एट्यूनेशन की बात करता हूं तो उसकी स्ट्रेंथ वीक हो गई, यदि मैं आपसे नॉइस की बात करता हूं तो दूसरी वेव्स ने या दूसरे पार्टिकल्स ने उसको डिस्टर्ब कर दिया, और यदि डिस्टॉर्शन की मैं बात करता हूं तो डिस्टॉर्शन में ऐसे समय पर उसकी अपनी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वही लॉस हो जा रही हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट कहलाता है। थैंक्स फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। नेक्स्ट आप हमारे इसी चैनल से जुड़े रहें।